नमस्कार, मैं हूं राजीव। बात करते हैं पिछले सप्ताह के शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की और नए हफ्ते की आशाओं उम्मीदों की। जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा कि शुरुआत में तो 3 दिन बड़ा ढुलमुल रहा बाजार और फिर आखिरी 2 दिनों में बाजार ने एक नई चाल पकड़ने के अच्छे संकेत दे दिए। लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि नई चाल आ चुकी है? वाकई अब हम ऊपरी स्तरों की बात कर सकते हैं जिन पर पहले भी नजर रही है, लेकिन उन स्तरों ने बाजार को छकाया है। चलते हैं सोमेश कुमार के पास। सोमेश, अब लगातार कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं और इन हफ्तों के बीच लगातार आपने एक स्तर का जिक्र किया है, वो है 10,500 के आसपास का। कि ये एक लक्ष्य है जो नजर में है, लेकिन छकाता रहा है। पिछले हफ्ते नहीं, उससे पहले हफ्ते हमने देखा था कि 10,300 के आसपास तक गया और वहां से फिर पलटी मार दी इसने। फिर हमने बात की थी कि बाजार किस तरह से छकाता है, कि जब आपको लगता है कि अब ये स्तर बिल्कुल हाथ में आने वाला है, वहीं पे वो आपको छका देता है। अब इस हफ्ते में क्या होगा? हम पहुंच जाएंगे 10,500 तक या फिर एक बार फिर बाजार गच्चा दे जाएगा? नमस्कार राजीव जी। सो ये ऐसा लेवल है जो रिट्रेसमेंट हम बहुत बात करते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट में जो हमें सिखाया गया है उसमें दो लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, एक 38% और 61%, दूसरा 61.8। तो जो 61% 61.8 है उतनी आसानी से आता नहीं है, और इसलिए जो आप छकाने वाली बात कर रहे हैं ये हमें छका रहा है और थोड़ा और परेशान कर सकता है। पिछले हफ्ते हमें बात भी की थी कि जो रिस्पेक्ट हुआ था 9545 का सपोर्ट, और बाजार पैटर्न भी हायर लोज हायर हाइज बना रहा था। ये क्लियर था और काफी सारी उम्मीदें बढ़ रही थी। लॉकडाउन ओपन हो रहा था, होप आ रहा था। साथ में ये भी था कि 10,000 पे एक रुकावट थी। उससे भी ज्यादा क्या था कि एफ एंड शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे, और शॉर्ट्स बिल्डअप होने के साथ साथ वीकली वीकली एक्सपायरी आ गई, और वीकली एक्सपायरी के दिन ही निफ्टी ने 10,000 क्रॉस किया, और इसके कारण से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से हमें दिखी। तो 10,000 क्रॉस कर चुका था, तो एक उम्मीद तो जरूर बन गई थी कि अब यहाँ से फिर से बाजार ऊपर जाएगा, और पैटर्न भी मेंटेन्ड है, चीजें भी फेवरेबल हैं, एक्सेप्ट फॉर जो हम अभी देख रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन जो चल रहा है, उसके कारण वोलेटिलिटी थोड़ी सी आई थी इंटरमीडिएट, और डाउट रहेगा अभी भी। वो डर हमेशा रहेगा अभी जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ जाती। लेकिन अगर हम पूरे फैक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन था 10,000 कॉल आउट, वो क्लियर हो गया। अगर वो क्लियर हो गया तो फिर से 10,500 का जो राउट है वो भी हमारे लिए क्लियर हो गया है, और ये आएगा, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन हमेशा हमें इफ और बट दोनों लेके चलना पड़ता है, तो इस बार भी इफ और बट है। और वो इफ ये है कि निफ्टी को अब थोड़ा सा सपोर्ट और ऊपर लेके आना पड़ेगा 9,700 के आसपास का, अगर ये स्ट्रेंथ मेंटेन करना है तो। कारण क्या है, नेक्स्ट वीक थोड़ी सी ज्यादा चीजें आ रही हैं। इंटरनेशनली भी काफी डेटा आने वाले हैं। जापान का पीएमआई आने वाला है, यूके का डेटा आने वाला है, यूएस का डेटा आने वाला है, एफ एंड एक्सपायरी आने वाली है, कुछ बड़े रिजल्ट जैसे आईटीसी का रिजल्ट भी आने वाला है। तो इन सब के कारण अगला वीक थोड़ा एक्टिविटी तो ज्यादा रहेगी, थोड़ी इंटरमीडिएट वोलेटिलिटी भी आएगी, और इसके कारण एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले निफ्टी एक थोड़ा सा डिप ले, और डिप लेके उसके बाद ऊपर मूवमेंट देना शुरू करे। नेट नेट मुझको ऐसा लगता है जब तक हम 9,700 उसके ऊपर मेंटेन करते हैं हमें फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 10,000 के ऊपर का कोई भी लेवल, जिसको हम बोलते हैं मेंटल पीस, वो मेंटल पीस नहीं दे रहा है। और जिस तरह से हमेशा शॉर्ट कवरिंग से बाजार ऊपर जा रहा है, कब कब बाजार ऊपर जा रहा है, एक्सपायरी के समय, एक्सपायरी के दूसरे दिन के बाद, और बड़ी तेजी से जा रहा है। तो ये सस्टेन्ड मूव में वहां पे डर लगता है। अगर ये चीजें एक्सपायरी के बाद हो, एक सिलसिलेवार तरीके से हो, तो वहां पे इंसान पोजीशन भी ले सकता है, प्रॉफिट भी बना सकता है। लेकिन इसमें नहीं, ना पोजीशन लिया जा सकता है ना प्रॉफिट बनाया जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ट्रेंड अभी तक अप है और अप ही रहना चाहिए। तो आगे का मामला ये है कि मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। 10,500 मैं होपफुल हूँ, आना चाहिए। अपना जो इफ एंड बट है वो 9,700 का है। अगर एक तरीके से पिछले हफ्ते की चाल हम देखें, तो वो पूरी पिछले हफ्ते की चाल जो है वो उससे पिछले हफ्ते का जो बड़ा रेंज बना 10,328 पर नीचे, अगर देखें तो जो 9500 का है, 9544 का,
इस दायरे के बीच में ये रेंज बना, तो लगभग ये कह सकते हैं 800 पॉइंट का रेंज है, और ये ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। हम वैसे तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि भाई ये एक तरह से रेंज बाउंड जैसा लग रहा है, लेकिन वो रेंज अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है। और इस रेंज के अगर हम ऊपर निकलते हैं तो फिर 10,500 की बात जो हम पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं वो हमारे सामने आता है, और अगर वो एक लक्ष्य के रूप में है तो रेजिस्टेंस के रूप में भी होगा, क्योंकि लक्ष्य और रेजिस्टेंस हम तकनीकी भाषा में एक ही बात को समझते हैं। तो अगर हम पिछले हफ्ते के रेंज को ऊपर की ओर पार भी कर लें तो उसके ऊपर गुंजाइश कितनी है, मतलब सवाल को दो हिस्से में अगर लें, 10,300 के ऊपर जाने पर कितनी गुंजाइश है कि हाँ हम 10,500 छू ही लेंगे, और 10,500 तक अगर पहुंच भी गए तो उसके ऊपर जाने और टिकने की गुंजाइश हमारे पास है, या वो एक टारगेट होगा, उसके बाद मुनाफा वसूली आ ही जाएगी? काफी सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं सामने में। पहली चीज कि जब हमारा रेंज बहुत बड़ा होता है, पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी, मैं एक व्यू दिया था, वो ये दिया था कि अब टेक्निकल ट्रेड्स नहीं हो पाएंगे। अगर आप वो करना भी चाहेंगे तो स्टॉप लॉसेज जाएंगे, वो एविडेंट था। जिसने भी टेक्निकल ट्रेड करने की कोशिश की होगी, इवन इफ मार्केट ने अच्छा किया है, स्टॉप लॉसेज तो जाएंगे। क्योंकि जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, रेंज बाउंड कहने का मतलब ये नहीं होता कि 100 रेंज हो सकता है, 800 का भी उसमें भी रेंज हो जाए, उसमें डिसाइड करना पड़ता है क्या ट्रेड हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। और अभी भी यहाँ से रेंज बाउंड ही सिचुएशन है, टेक्निकल ट्रेड्स नहीं हो पाएंगे। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, कोई फेवरेट स्टॉक पकड़ना पड़ेगा जिसको आप एक्यूमुलेट करते रहें, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करें, नीचे जाए तो और ऐड करें। ये मेथड जो है वो आपको प्रॉफिट बनाने में फायदा करेगा, प्लस मेंटल पीस भी देगा। तो अभी टेक्निकल ट्रेड्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, जहां तक रेंज की बात है, जुलाई में, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में कभी भी मुझे ऐसा लगता है मार्केट को एक डायरेक्शन आना चाहिए। जो इस एक्सपायरी, जो अपना जून मंथ का एक्सपायरी है, इसके आसपास से निफ्टी को एक डायरेक्शन लेना चाहिए। जो ओवरऑल डेटा का पोजीशन है, इसके हिसाब से अगर देखें तो एक लंबी तेजी की तैयारी हो रही है। लंबी मतलब कितनी लंबी कहना मुश्किल हो सकता है, 11,000 उसके ऊपर वो हर स्टेप में असेस करेंगे। ओवरऑल पोजीशनिंग जो है, अगर कोई बहुत बड़ा डेंजरस चीज नहीं आता है, डेंजरस चीज मतलब अब हमको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं तो कोविड के केसेस बढ़ेंगे, वो हमको पता है, लेकिन क्या होप है, इकोनॉमी चल रही है तो अब चीजें अच्छी होंगी। लेकिन अब कोई अनसर्टेनिटी जो बॉर्डर सिचुएशन में आ सकती है, अगर आती है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो इन सब चीजों को फैक्टर करना होगा। अगर इस बड़े नेगेटिव को हटा दें, ओवरऑल पोजीशनिंग जो निफ्टी की है बड़ी तेजी की है, एक डायरेक्शन की है, जो मोस्टली मुझे जुलाई में आनी चाहिए ऐसा लगता है। अगर इसका फाइनल निकाले तो यही बनता है कि 10,500 से 10,800 के आसपास निफ्टी रुकेगी, और यहां से निफ्टी में बहुत कमाने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक यही कर सकते हैं कि 10,000 की तरफ डिप होता है तो 9,700 के स्टॉप लॉस से खरीदें। बेहतर होगा कि ऑप्शन से काम करें। हम वोलेटिलिटी भी कम है, विक्स 30 के नीचे है, अभी बहुत ज्यादा विक्स बढ़ने का भी सिचुएशन नहीं है, ऑप्शन सस्ते दाम पे अच्छे दाम पे मिल रहे हैं, उससे ट्रेड कर लें। लॉन्ग भी ट्रेड करना है, सेफ रहेगा। 10,500 से 800 के रेंज में बहुत केयरफुल रहें, असेसमेंट बहुत केयरफुली करना पड़ेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि यही रुक जाएगा। अगर जाएगा भी तो बहुत स्लो जाएगा, मौका मिलेगा स्टॉक्स में कमाने का। ये हफ्ते एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मुझको दिख रही है, मैंने बहुत सारे सेक्टर्स की बात की थी कि अच्छे दिख रहे हैं, ऑटो की कभी बात नहीं की थी। पहला हफ्ता मुझे अब दिख रहा है कि इतने साल से जो ऑटो परेशान करता आ रहा है, अब ऑटो अच्छा होने वाला है। एज ए सेक्टर में बात कर रहा हूँ, उसमें ऑफकोर्स लोगों को स्टॉक्स फिल्टर आउट करने पड़ेंगे, लेकिन एग्री, सीमेंट, एफएमसी, जिन सब की बात तो हम करते आ रहे थे, अब पहली बार मुझे ऑटो में भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो ऑटो में अगर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं तो ये एक कहीं ना कहीं अर्ली इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमी में भी कुछ अच्छा दिखेगा। अदरवाइज ऑटो हमेशा हमारा अर्ली सिग्नल ही देता है, तो ये तो वक्त बताएगा कितना अच्छा है कितना नहीं है। लेकिन ओवरऑल यही लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। 9,700 को मैं अपने तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेवल मान के चल रहा हूँ, जहां पे सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा उसके नीचे शॉर्ट टर्म में, अदरवाइज ऊपर चलना चाहिए। आपकी जितनी बातें अभी मैंने सुनी उनसे लगता है कि आप अब सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि थोड़ा मीडियम टर्म के लिए भी सकारात्मक रुख लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि चीजें अब पहले से काफी बेहतर हालत की ओर जाने वाली हैं, और इसलिए क्या हम ये माने कि हमने मार्च में जो निचला स्तर देखा था, जो एक बॉटम
देखा 7,500 के आसपास। अब कोई भी व्यक्ति अगर निवेश के लिए, अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए अगर उस तरह के स्तरों के इंतजार में बैठा हो तो अब उसको वो स्तर भूल जाना चाहिए। अगर इसका एक शब्द का आंसर है तो हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना है। डिसीजन ये है कि अभी ओवरऑल जो इंडिकेशंस है मार्केट का, सारे डेटा का पॉजिटिव है। तो 7,500 के इंतजार में अगर हम रह जाएंगे तो फिर बाद में हम वही जो बात करते हैं कि ये छूट गई, रैली छूट गई, वो होता रहेगा। रैली के पीछे मत जाइए, बॉटम के पीछे मत जाइए। स्टॉक्स देखिए, काफी सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, उन सबको लीजिए, उसमें एक्यूमुलेशन कीजिए। अगर रैली नहीं भी आती है तो मेंटल पीस रहेगा, मेंटली 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहिए, पैसा बनेगा। लेकिन एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें तो मुझे 7,500 का अभी सिचुएशन नजर नहीं आता है। इसकी असेसमेंट कब होगी ये भी मैं बता दूं। तो ओवरऑल मुझे जो सिचुएशन दिख रहा है, अगर जुलाई में जो डायरेक्शन में देख रहा हूं आ जाती है तो कम से कम वो डायरेक्शन और वो सिचुएशन सितंबर तक चलनी चाहिए, क्योंकि सितंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट अक्टूबर में आएगा तब हमको एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद कौन सी कंपनी कितनी अच्छे जगह जा सकती है और कितने बुरे जगह जा सकती है। और उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर में हमको समझ में आएगा कि क्या फिर से एक बार 7,500 8,000 या अब वो हिस्ट्री हो गई है। फॉर द मोमेंट हमको पॉजिटिव रहना चाहिए 9,700 को लेके, और रीअसेसमेंट ऑफ 7,500 अभी नहीं करना चाहिए, वो सितंबर अक्टूबर या 9,700 या उसके नीचे कहीं जाता है तो फिर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी, और तब तक बाजार के मन में जो दो बड़ी चिंताएं इसमें होंगी उन दोनों का भी काफी हद तक एक स्पष्टीकरण मिल जाएगा। चीन को लेकर के क्या हो रहा है और कोविड-19 को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के बात कितनी बिगड़ रही है या बन रही है, ये दोनों बातें भी काफी हद तक साफ हो जाएंगी तब तक। सोमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू।